हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। जैसे आपको पता है कि हमने 10th क्लास की साइंस की जो एनसीईआरटी है, लाइन टू लाइन हम पढ़ रहे हैं, हर एक टॉपिक के बारे में जान रहे हैं। तो इससे पहले हमारा चैप्टर चल रहा है लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम। इससे पहले इस चैप्टर की 6 क्लास मैं ले चुका हूँ। 6 में हमने कुछ सिस्टम थे उनके बारे में पढ़ लिया था। आज परिवहन तंत्र के अंतर्गत हमारा एक और टॉपिक है जिसका नाम है लसिका या लिम्फ। तो हम आज लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे शरीर के अंदर लसिका क्या होती है, क्या इसका महत्व होता है। इससे पहले हमने ब्लड के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, ब्लड जो बहता है, ब्लड वेसल्स यानी कि रुधिर वाहिनियों के द्वारा बहता है। उसमें एक वाहिनियाँ होती है कैपिलरीज। कैपिलरीज यानी कि केशिकात्व। वही घटना यहाँ पर कुछ होगी, उसमें देखते हैं क्या है। यह एक अन्य प्रकार का द्रव है। तो ये एक अन्य प्रकार का द्रव है जो वहन में भी सहायता करता है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान में, उसमें भी सहायता करता है हमारे यहाँ कौन? लिम्फ। इसे लसिका या तरल उत्तक कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? हम लसिका बोलते हैं या तरल उत्तक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फ्लूइड टिश्यू। कोशिका की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा, यहाँ पढ़िए, कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर उत्तक के अंतरकोशीय अवकाश में आ जाते हैं तथा उत्तक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। समझिए क्या होगा कि आपके पास टिश्यू हैं, इस तरह से समझिए। आपके पास जो टिश्यू हैं, इस तरह से टिश्यू की संरचना होती है। ये आपके पास टिश्यू हैं बहुत सारे। ठीक है, इन टिश्यू के बीच में खाली स्थान होता है। आप देख रहे होंगे टिश्यू के बीच में क्या है? खाली स्थान। अब इनसे छोटी छोटी रुधिर वाहिनियां भी जुड़ी होती हैं जिनको बोलते हैं केशिकात्व या क्या? कैपिलरीज। केशिकात्व या कैपिलरीज। तो क्या होता है? जो केशिकात्व होता है, यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस केशिकात्व की जो भीतरी सतह है उसमें क्या होते हैं? छिद्र। कुछ छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र। तो छिद्रों द्वारा जो प्लाज्मा है, हमने पढ़ लिया ब्लड क्या? जो लिक्विड पार्ट होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा, जो 55 से 60% भाग होता है ब्लड का। प्लाज्मा, कुछ प्रोटीन और कुछ रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर उत्तक के अंतरकोशीय अवकाश में आ जाते हैं। तो क्या होता है कि ये जो टिश्यू है, इन टिश्यू के बीच में खाली स्थान होता है। इनमें क्या होती हैं? केशिकात्व या कैपिलरीज। तो इन कैपिलरीज से क्या होता है कि प्लाज्मा, प्रोटीन और रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर इनके बीच के स्थान में क्या आ जाएगी? बीच के स्थान में बिखर जाएगा। और इस बीच के स्थान में जो बिखरेगा पदार्थ, तरल, उस तरल को ही हम बोलते हैं लिम्फ या लसिका। क्या बोलते हैं? लिम्फ या लसिका। यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह है। जिस तरह से रुधिर के अंदर प्लाज्मा का पार्ट था, सेल्स और प्लाज्मा 2 पार्ट थे, उसी तरह से प्लाज्मा की तरह है आपका लिम्फ। लेकिन क्या होगा? यह रंगहीन तथा इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। उसमें आप देखेंगे कि वो रंगहीन नहीं, कुछ लाल होंगे। आपने देखा होगा आरबीसी। तो क्या होगा? ये एक रंगहीन है लिम्फ, ये आपको याद रखना है। और अल्प मात्रा में क्या पाया जाएगा? इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। लसिका अंतरकोशिकीय अवकाश से लसिका केशिकाओं में चला जाता है। जो लसिका के बीच में अंतरकोशिकीय अवकाश है, उससे लसिका केशिकाओं में चला जाता है, जो आपस में मिलकर बड़ी लसिका वाहिका बनाती है और अंत में बड़ी सिरा में खुलती है। पचा हुआ तथा क्षुद्रांत्र द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका के द्वारा होता है। ये यहाँ पर याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बात है आपके। जो पचा हुआ और क्षुद्रांत्र द्वारा अवशोषित वसा का वहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है? लसिका के द्वारा होता है। जो पचा हुआ है और एब्जॉर्ब फैट है, उसका वहन कौन करती है? लसिका। और अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश से वापस रुधिर में ले जाती है। और जो आपके अंदर फ्लूइड बन गया है, उसको क्या करती है? जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, उससे वापस कहाँ ले जाती है? रुधिर में ले जाती है। तो ये हमारा लिम्फ होता है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पादपों में परिवहन। जैसे हमने पढ़ा हमारे अंदर परिवहन बेसिकली किसका होता है? ब्लड का। ब्लड जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स का परिवहन करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और उसमें जो भाग लेते हैं, एक हार्ट आपका
एक हार्ट लेगा, एक ब्लड लेगा और एक क्या लेगी, ब्लड वेसल्स यानी कि रुधिर वाहिनियाँ। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर परिवहन किसका होता है? क्या पेड़ पौधों के अंदर ब्लड पाया जाता है? तो आंसर है नहीं, पेड़ पौधों के अंदर ब्लड नहीं पाया जाता। तो फिर वो किसका परिवहन करते हैं? वो परिवहन करते हैं जल का और खाने का। किस तरह से करते हैं ये हम देखेंगे। ये हम पहला चर्चा कर चुके हैं कि पादप किस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड सरीखे सरल यौगिक लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का भंडारण क्लोरोफिल युक्त अंगों विशेष रूप से पत्तियों में करते हैं। हमने पढ़ लिया है कि पेड़ पौधे खाना किस प्रकार बनाते हैं, वो अभिक्रिया थी प्रकाश संश्लेषण। पादप शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री अलग से प्राप्त की जाती है। जो आपके पास पादप होते हैं वो शरीर के निर्माण के लिए जो कच्ची रॉ मटेरियल्स हैं वो अलग से प्राप्त करते हैं। पौधों के लिए क्या क्या जरूरी होता है? पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा दूसरे खनिज लवणों के लिए मृदा निकटतम तथा प्रचुरतम स्रोत है। देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं उसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो खनिज लवण लेने हैं वो खनिज लवण का सबसे ज़्यादा प्रचुरतम स्रोत जो सोर्स है वो केवल उसके पास मिट्टी है। क्या होता है? मिट्टी। इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा जो मृदा के संपर्क में रहती है किया जाता है। तो जो आपने देखा जो खनिज लवण है, नाइट्रोजन, फास्फोरस है, उसका स्रोत एकमात्र क्या है? मृदा है। और जो मृदा है उसका जो इन पदार्थों का अवशोषण है वो जड़ों के द्वारा करती है। कौन करती है? पेड़ पौधे, क्योंकि जो जड़ है वो पेड़ पौधों के कांटेक्ट में क्या रहेंगे? मिट्टी के कांटेक्ट में रहती है। यदि मृदा के संपर्क वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी बहुत कम है, समझिए ये कि एक ऐसा पेड़ है, चलो पहले बता देता हूँ। यदि मृदा के संपर्क वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी बहुत कम है तो ऊर्जा व कच्ची सामग्री पादप शरीर के सभी भागों में आसानी से विस्तृत हो सकती है। समझिए एक ऐसा पेड़ है जिसकी ऊंचाई बहुत कम है और आप देखेंगे यहाँ इसके पास जड़ है और ये जड़ और जो इसकी पत्ती है दोनों के बीच में बहुत छोटा पेड़ है, तो इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। तो एक ऐसा पेड़ है जिसमें जड़ और पत्ती पास पास हैं दोनों, तो उसमें जो ऊर्जा है और कच्ची सामग्री है पादप शरीर के सभी भागों में आप आसानी से क्या की जा सकती है? विस्तृत। लेकिन कंपेयर कीजिए, एक बहुत बड़ा पेड़ है, इसकी ये जड़ है, इसकी जड़ से इसकी पत्ती में क्या करना है? खाना पहुंचाना है, पानी पहुंचाना है, भोजन, खनिज लवण, नाइट्रोजन पहुंचाने हैं, तो उसका प्रोसेस अलग होता है। यदि पादप शरीर की अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण ये दूरियां बढ़ जाती है, मान लीजिए कोई बड़ा पेड़ है, क्या है? बड़ा पेड़, तो पत्तियों में कच्ची सामग्री तथा जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए विसरण प्रक्रम पर्याप्त नहीं होगा। मतलब अगर छोटा पेड़ है तो उसमें खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा हो जाएगा? सिंपल विसरण या डिफ्यूजन के द्वारा हो जाएगा। लेकिन अगर पेड़ पौधा बड़ा है तो उसमें विसरण के द्वारा आप आदान प्रदान नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थिति में परिवहन की एक सुदृढ़ प्रणाली आवश्यक हो जाती है। और क्या प्रणाली होती है देखते हैं। हम बड़े पेड़ पौधों की बात करने वाले हैं। विभिन्न शरीर अभिकल्पना के लिए ऊर्जा की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है। जिसकी अलग अलग बॉडी है उसके लिए ऊर्जा की नीड भी अलग अलग है। पादप प्रचलन नहीं करते और पादप शरीर का एक बड़ा अनुपात अनेक उत्तकों में मृत कोशिकाओं का होता है। मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं वो चल नहीं पाते कि उन्हें भोजन चाहिए और वो चलकर भोजन ले ले। आपने देखा है पेड़ पौधे आपके पास आ गए हो और भोजन लेकर चले जाएं, पानी लेकर चले जाएं? नहीं। और क्या होगा? इनका अनुपात जो उत्तक है उसमें डेड सेल्स बहुत ज़्यादा होती है। इसके परिणाम स्वरूप पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस कारण जो पादप है, पेड़ पौधे हैं, उनको हमसे कंपेयर में कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी तथा वे अपेक्षाकृत धीमी वहन तंत्र प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। जबकि हमारे ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता होती है क्योंकि हम चलते फिरते हैं, हमारी सेल्स जो है लाइव है अधिकतर, तो हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन भी हमारे अंदर ज़्यादा होता है और पेड़ पौधों के अंदर कम होता है। वे जिन दूरियों पर परिवहन तंत्र का प्रचालन कर रहे हैं, लंबे वृक्षों में वे बहुत अधिक हो सकती है। तो अलग अलग पेड़ की अलग अलग होती है।
पादप वहन तंत्र पत्तियों से भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ तथा जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करेगा। जो पादप है, पेड़ पौधे हैं, वो क्या काम करेगा? पत्ती और जड़ से वहन करेगा, ट्रांसपोर्टेशन करेगा। ये दो पथ स्वतंत्र संगठित चानल नलिकाओं से निर्मित होते हैं, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। और वो उत्तक कौन सा होता है? एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जो पेड़ पौधे ने जल लिया है जड़ से, वो क्या काम कर देता है? पत्तियों तक पहुंचाएगा। और जो खाना बनाया पत्तियों में, फ्लोएम उत्तक, उसको पत्तियों से जड़ तक और तने तक लाएगा। ये हम पढ़ने वाले हैं किस तरह से लाएगा। तो देखा, एक जाइलम है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों को वहन करता है, और दूसरा फ्लोएम पत्तियों से जहां प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं पौधों के अन्य भागों तक वहन करता है। अब हम पढ़ेंगे जल का परिवहन कैसे होता है। तो अभी हमने पढ़ा जो जल है, जल प्लस किसका? जल के साथ साथ जो खनिज लवण है उसका परिवहन कौन करता है? पेड़ पौधों के अंदर पाए जाने वाला एक उत्तक जिसका नाम होता है जाइलम। तो जाइलम ऐसा करता है, कैसे करता है ये हम समझेंगे। जाइलम उत्तक में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाती है जो पादप के सभी भागों से संबंध होता है। समझिए, ये आपका एक पेड़ है, इस पेड़ में आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, ये सतह पर है, इसके नीचे क्या निकली हुई है? जड़ निकली हुई है। क्या है ये? जड़ है। तो अब इसका एक अलग सिस्टम है अपना, ये बोल रहा है जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में है। यहाँ पर आप देखेंगे मिट्टी है, मृदा है, तो जड़ की जो कुछ सेल्स हैं वो डायरेक्टली कांटेक्ट में होती हैं किसके? मिट्टी के, ये आपको पता है। तथा वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती है। तो क्या होता है कि जो जड़ है, वो जड़ मिट्टी, जो पेड़ पौधों की जड़ है वो मिट्टी से क्या प्राप्त करती है? आयन। तो आयन यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। कहाँ इकट्ठा हो जाते हैं? जड़ पर। जड़ के चारों ओर क्या इकट्ठा हो जाते हैं? मिट्टी से मिलने वाले आयन। अब क्या होगा कि जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न करता है। देखिए, जब मिट्टी से क्या होगा, निकलकर जो आयन है वो जड़ पर चले जाएंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर आयन की क्या हो जाएगी? कमी, और यहाँ पर आयन ज़्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब आयन की सांद्रता में क्या हो जाएगा? एक अंतर हो जाएगा। इस अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा से जल जड़ में प्रवेश कर जाता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर आयन की कंसंट्रेशन में अंतर हो गए। हम ये समझना चाह रहे हैं कि जो जल है उसका, वो जल पत्तियों तक कैसे जाएगा? जड़ से। तो उसका एक प्रोसेस होता है, किस तरह से होगा? पहला प्रोसेस दो तरह से होता है जल का परिवहन। हम देख रहे हैं पहला प्रोसेस। पहले में क्या होगा कि जो मिट्टी है वो मिट्टी कांटेक्ट में है पेड़ पौधों की जड़ के, तो मिट्टी से जो आयन है वो जड़ पर चिपक जाएंगे, और जो आयन है मिट्टी के अंदर वो कम हो जाएंगे, और जड़ में आयन क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। तो जड़ में आयन ज़्यादा और मिट्टी में आयन कम, ऐसा होने से यहाँ पर आयन की सांद्रता में क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। आपने देखा होगा, अगर एक पानी लें, दो पानी बर्तन लें, दोनों बर्तन में एक में लेवल दोनों में बराबर है, अगर एक में कम कर दें एक में ज़्यादा कर दे, या प्रेशर ले, आंधी देखा होगा कि जब हवा चलती है, आंधी चलती है तो टीन उड़ जाती है। क्यों? क्योंकि एक तरफ हो जाता है लो प्रेशर, एक तरफ हाई प्रेशर, तो हवा चलती है हाई से लो की तरफ। ऐसे यहाँ पर होगा, क्या होगा? अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा से जल जड़ में प्रवेश कर जाता है। तो इस अंतर को समाप्त करने के लिए जो मृदा है उससे जल किस में प्रवेश कर गया? जड़ में। इस तरह से आपका पानी एंटर कर गया। जैसे ही पानी एंटर करता है, इसका अर्थ है कि जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है। जो जड़ है उसके अंदर जो उत्तक पाया जाता है उसके जाइलम में जाएगा और जल के स्तंभ का निर्माण करता है, और यहाँ पर एक स्तंभ बन जाएगा किसका? पानी का, जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। आयन में सांद्रता, आयन की सांद्रता में अंतर होने के कारण यह पानी लगातार कहाँ चलता चला जाएगा? ऊपर की तरफ चलता चला जाएगा, और शरीर यानी कि जो पेड़ पौधे हैं उसके तने और पत्ती को क्या मिल जाएगा? पानी मिल जाएगा। जो हम आमतौर पर पादपों की ऊंचाई देखते हैं, यह दाब जल को वहां तक पहुंचाने के लिए स्वयं में पर्याप्त नहीं है। पादप जाइलम द्वारा अपने सबसे ऊंचाई के बिंदु तक जल पहुंचाने की कोई और युक्ति करते हैं। पादप जाइलम के द्वारा कोई और युक्ति करेंगे। आपने देखा कि पादपों की जिन पेड़ पौधों की ऊंचाई बहुत ज़्यादा लंबी होती है,
तो केवल इसी प्रेशर के आप कहोगे कि क्या ये प्रेशर ऊपर तक पत्ती तक लगता रहता है? नहीं, ये प्रेशर अकेला पर्याप्त नहीं है जड़ से पत्ती तक, तने तक, पत्ती तक पानी को पहुंचाने के लिए। तो उसके लिए क्या होता है समझिए। नेक्स्ट, यह मानकर कि पादप को पर्याप्त जल आपूर्ति है, नीचे से मान लिया गया कि जड़ में पूरा पानी मिल रहा है, जिस जल की रंध्र के द्वारा हानि हुई है। आपने देखा होगा जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाएंगे। उन छिद्रों में क्या होता है, जो पानी है वो वेपर बन के बाहर निकलता रहता है। मतलब वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा जो पेड़ पौधे के पत्ती हैं उसमें पानी की क्या हो जाती है, कमी। उनका प्रतिस्थापन पत्तियों में जाइलम वाहिकाओं द्वारा हो जाता है। तो धीरे से क्या होगा, जाइलम वाहिकाएं पानी को ऊपर की तरफ ले जाएंगी और यहाँ से वाष्पोत्सर्जन से जो पानी की कमी हुई थी पेड़ पौधों के पत्तियों में, वो क्या हो जाएगी, कमी पूरी हो जाएगी। वास्तव में कोशिका से जल के अणुओं का वाष्पन एक चूसन उत्पन्न करता है, यानी कि सकिंग, ऊपर की तरफ जाना, जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। पादप के वायव्य भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन, ये तो मैंने आपको बता दिया कि वायव्य भाग में जल की हानि क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन। और एक सकिंग, एक जिस तरह से पाइप आपने देखा होगा एयर को सक करता है ऊपर, उस तरह से जाइलम क्या काम करता है, लगातार पानी को ऊपर की तरफ धकेलता चला जाएगा, जिससे कि जो उनकी पत्ती में स्टोमेटा के द्वारा जल की हानि हुई है उसकी क्या हो जाए, पूर्ति हो जाए। अतः वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन जो प्रक्रिया है वो जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा उसमें खनिज लवणों के ऊपरी मुखी गति में सहायक है। तो ये आपको याद रखना है, जो वाष्पोत्सर्जन है जल का अवशोषण करता है और जड़ से पत्तियों तक जल तथा उसमें जो खनिज लवण है उसके ऊपर की ओर गति में सहायक होता है। यह ताप के नियमन में भी सहायक है। पत्ती जो ताप है उसको भी क्या करता है, नियमित करता है। जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी होता है। जो रात का समय है, रात के समय में जल के वहन में जो मूल दाब है, प्रेशर है, रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी है। दिन में जब रंध्र खुले हैं, वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल है। तो आपने देखा दो प्रकार से जाइलम में क्या होता है, जल का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। पहला प्रोसेस क्या था, पहला प्रोसेस था आपका कि यहाँ पर जो आयन इकट्ठा हो गए थे, आयन के कारण यहाँ पर आयन की सांद्रता में अंतर हुआ और पानी ऊपर चढ़ने लगा। पहला प्रोसेस ये था। दूसरे में क्या था कि जो स्टोमेटा थे, उस स्टोमेटा में क्या हुआ, दिन के समय वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हुई और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पानी की कमी हो गई। उसकी पानी की कमी को पूरा करने के लिए नीचे से पानी ऊपर की तरफ क्या हो गया, चढ़ गया। तो दो प्रोसेस से क्या होता है, पानी ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पर यह बताया गया कि दिन के समय में जब स्टोमेटा खुले होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल है और रात के समय में जो दाब है, प्रेशर है, वो विशेष रूप से प्रभावी होता है। अब देखते हैं, हमने देखा जल का ट्रांसपोर्टेशन। अब हम देखेंगे जो फूड है, खाना है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। देखिए नेक्स्ट, भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण। अब तक हम पादप में जल और खनिज लवणों की चर्चा कर चुके हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि उपापचय क्रियाओं के उत्पाद, विशेष रूप से प्रकाश संश्लेषण जो पत्तियों में होता है तथा पादप के अन्य भागों में कैसे पहुंच जाते हैं। आपने देखा, मैंने आपको प्रकाश संश्लेषण पढ़ाया है। प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं और किस पार्ट में बनता है, पत्तियों में। किस में बनता है, पत्तियों में। क्या केवल पत्तियों को जरूरत है खाने की पेड़ पौधे के? नहीं, सभी पार्ट को जरूरत होती है। तो वो खाना पत्तियों से तने में, जड़ में किस प्रकार से जाएगा, हम ये पढ़ने वाले हैं। प्रकाश संश्लेषण से विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है। जो पदार्थ हैं उनका स्थानांतरण, वहन यानी कि जाना क्या कहलाता है, स्थानांतरण। और यह संवहन ऊतक के फ्लोएम नामक भाग द्वारा होता है। जो आपने खाद्य पदार्थ बने हैं उसका स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, फ्लोएम नामक ऊतक के द्वारा। जाइलम के द्वारा जल का, फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थ का। प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद के अलावा क्या क्या बनता है। देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद बने हैं, ग्लूकोज वगैरह बना है, उसके अलावा क्या बनता है, फ्लोएम
अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चल गई कि जो जाइलम होता है, जाइलम वो किसका स्थानांतरण करता है? जाइलम किसका करता है? जल के साथ साथ हमने पढ़ा था किसका? मिनरल्स का। किसका? मिनरल्स यानी कि लवणों का। और जो आपके पास फ्लोएम है, फ्लोएम किसका करता है? फ्लोएम आपने देखा जो खाना बना है, ग्लूकोज बना है, ग्लूकोज यानी कि खाद्य पदार्थ के साथ साथ अमीनो अम्ल का भी क्या करता है? परिवहन करता है। ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण, अंगों, फलों, बीजों तथा वृद्धि वाले अंगों में ले जाए जाते हैं। तो यहाँ से अलग अलग पार्ट में ले जाए जाएंगे। भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न साथी कोशिकाओं की सहायता से चालनी नलिका में ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। ये दो इम्पोर्टेंट है कि जो भोजन है उसका स्थानांतरण ऊपर से नीचे भी होता है और नीचे से ऊपर भी होता है चालनी नलिका के द्वारा, इस तरह से और इस तरह से। जबकि आपने ये देखा कि जो जल है, जाइलम जो है, जल का स्थानांतरण केवल नीचे से ऊपर की ओर करता है, और जो फ्लोएम है नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। ये दोनों में अंतर भी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे जाइलम द्वारा परिवहन, जिसे सामान्य भौतिक बलों द्वारा समझाया जा सकता है। जो जाइलम है उसके द्वारा परिवहन जो होता है जल का, उसे सामान्य भौतिक बलों यानी कि भौतिक बल, ऊपर की तरफ जो बल लग रहा था, समझाया जा सकता है। से विपरीत फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण है जो ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। एक अंतर ये हो गया दोनों में कि जो जाइलम है उसके द्वारा केवल भौतिक, उसके जो परिवहन है वो भौतिक बलों द्वारा समझाया जा सकता है, और जो फ्लोएम का स्थानांतरण है वो ऊर्जा के उपयोग से क्या होता है? पूरा होता है। नेक्स्ट देखते हैं सुक्रोज सरीखे पदार्थ फ्लोएम उत्तक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित होते हैं। तो जो फ्लोएम है, फ्लोएम में क्या होता है? उत्तक में जो एटीपी से प्राप्त ऊर्जा है, ऊर्जा को ही क्या करता है? स्थानांतरित। यह उत्तक का परासरण दाब बढ़ा देता है जिससे जल इसमें प्रवेश कर जाता है। ये उत्तक का ये क्या काम करता है कि जो उसका ओस्मोटिक प्रेशर है, परासरण दाब है, उसको बढ़ा देगा और जिससे कि जल उसमें प्रवेश कर जाएगा ऊपर की तरफ। मैंने आपको समझाया था। यह दाब पदार्थों को फ्लोएम से उस उत्तक तक ले जाता है जहां दाब कम होता है। यह फ्लोएम को पादप की आवश्यकता के अनुसार पदार्थों का स्थानांतरण कराता है। जैसे समझिए बसंत में जड़, जो बसंत है, बसंत के समय में आपने देखा होगा जड़, और बसंत में जड़ व तने के उत्तकों में भंडारित शर्करा यानी कि शुगर का स्थानांतरण कलिकाओं में होता है, जिससे वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो बसंत के समय में जड़ और तने हैं, उनके उत्तकों में जो स्टोर्ड है, क्या स्टोर्ड है? शुगर है, उसका स्थानांतरण कलिकाओं में होता है। अब हम यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं अपना, क्या हमारा यहाँ पर इस तरह से ख़त्म होगा परिवहन। किसमें? हमने मनुष्य में भी परिवहन देख लिया और हमने पेड़ पौधों में भी परिवहन देख लिया। लेकिन हम उससे पहले ये क्वेश्चन करते हैं। 5 क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? इन घटकों के क्या कार्य है? तो आपने देखा कि मनुष्य में जो परिवहन तंत्र है उसके 3 घटक होते हैं। एक हृदय, दूसरा रुधिर, और तीसरा रुधिर वाहिनियाँ। तीसरा क्या है? रुधिर वाहिनियाँ। तो रुधिर क्या काम करता है? पंप करता है। किसको? ब्लड को। क्या करता है? पंप। जो हृदय है वो ब्लड को क्या करता है? पंप। रुधिर क्या काम करता है? जो पोषक तत्व है उसका स्थानांतरण करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। और जो रुधिर वाहिनियाँ हैं वो रुधिर वाहिनियाँ एक नली की टाइप में जो ब्लड है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाएंगी। तो ये इनके कार्य होंगे। दूसरा, स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है? तो जो स्तनधारी होते हैं और पक्षी होते हैं उनको अपना शरीर का ताप बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? रुधिर की आवश्यकता होती है। तो इसलिए क्या काम करते हैं वो? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको क्या करना होता है? अलग अलग करना होता है। तीसरा, उच्च संगठित पादपों में वहन तंत्र के घटक क्या हैं?
तो एक घटक है आपके पास जाइलम। जाइलम क्या काम करता है, मैंने अभी बताया कि जाइलम जो होता है जल और जो आपके खनिज लवण है उसका स्थानांतरण जड़ से तने और पत्तियों में करेगा। और जो फ्लोएम उत्तक है वो क्या काम करता है, जो खाद्य पदार्थ और अमीनो अम्ल है उसका स्थानांतरण जो पत्ती में बना है पत्ती से तने और कहाँ पर करता है, जड़ में करता है। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, पादपों में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो पादप होते हैं उसमें जल का वहन किसके द्वारा होता है, जल का वहन जाइलम के द्वारा होता है। दो प्रोसेस होते थे, पहला प्रोसेस ये था आयन मेथड था। इसमें क्या होता है, मिट्टी के द्वारा जो आयन है वो पेड़ पौधों की जड़ में इकट्ठा हो जाएंगे और आयन के में सांद्रता में अंतर होने की वजह से क्या होगा, जो पानी होगा वो ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा, किसमें, पेड़ पौधों में। दूसरा क्या था कि जो पेड़ पौधे की पत्ती है दिन के समय में वाष्पोत्सर्जन क्रिया के कारण उन छिद्रों से, स्टोमेटा से जो पानी है वो भाप बनकर उड़ जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी। तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए नीचे से पानी ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। और दूसरा क्या था, दूसरा था हमारा फ्लोएम। फ्लोएम के द्वारा जो खाना बना है, खाद्य पदार्थ और अमीनो अम्ल है वो पत्तियों से तने और जड़ों में आ जाएंगे। उसके बाद देखेंगे नंबर 5। नंबर 5 है हमारे पास, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। ठीक, अच्छा इसमें पूछा था जल और खनिज लवण, तो ये मैंने आपको बता दिया किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। और दूसरे में आप बताएंगे किसके द्वारा होता है, फ्लोएम। फ्लोएम में मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया किस तरह से खाने का आदान, खाने का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वहन होता है। तो चलिए ये हमारा वहन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम खत्म हुआ। इसके बाद एक नया सिस्टम हम देखने वाले हैं, लास्ट है हमारे पास उत्सर्जन, यानी कि एक्सक्रेशन। मनुष्य के अंदर एक्सक्रेशन देखेंगे। उसके बाद हम इसको इस चैप्टर के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे और ये हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।